नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर ये साप्ताहिक शो लेकर हाजिर हैं। इसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो पर हम देश और दुनिया की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर चर्चा करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमने आपके सामने सवाल रखा था। सवाल इस बार था मणिपुर से जुड़ा हुआ कि आखिर मणिपुर में दोबारा आग क्यों लग रही है और वहाँ पे लगी आग बुझ क्यों नहीं रही है। प्रवीण, सवाल लेने से पहले आप हमारे दर्शकों को अगर बता पाएं कि वहाँ अब क्या चल रहा है मणिपुर में दोबारा। मणिपुर में, जैसे कि अपूर्व हमारे दर्शक ज़रूर जानते होंगे, पिछले हफ्ते दोबारा गोलीबारी हुई, पुलिस के कुछ कर्मचारी मारे गए जी। उसके बाद अलग अलग गुटों के बीच में भी फायरिंग हुई और अब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऐलान किया है कि लगभग 100 किलोमीटर बॉर्डर की फेंसिंग शुरू करेंगे। ये भी बात कही गई है कि जो फ्री मूवमेंट रेजीम है, जिसके तहत लोग बॉर्डर पार कर पाते हैं, वहाँ के लोकल रहने वाले, फ्री मूवमेंट रेजीम शायद रिकन्सिडर किया जाएगा और शायद रोका जाएगा। लेकिन मेन बात तो है कि लगातार ये वायलेंस क्यों चले आ रही है। सेंट्रल सुरक्षा बलों की ताकत वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। पुलिस लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी एक लगभग एथनिक वॉर का सिचुएशन ही है और रोज़ गोली वहाँ चल रही है जी। तो डेफिनेटली ये एक बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। और भी डिस्टर्बिंग है कि शायद देश में इसकी चर्चा अब इतनी कम हो गई है, जबकि इस इलाके की भारत की आर्थिक स्थिति के लिए और भविष्य के लिए इलाका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। चलिए, इससे जुड़ा सवाल पहला मैं लूँगी। शिल्पिका पूछ रही है, क्या भारत मणिपुर सीमा पर फेंस लगाने से मणिपुर में हथियारों और आतंकवादियों के प्रवाह को रोकने में मदद मिलेगी, जैसे कि पंजाब और कश्मीर में हुआ था? क्या भारत के पास कोई अन्य विकल्प है, ये देखते हुए कि राज्य में हिंसा खत्म होती नहीं दिख रही है? पहली बात ये है शिल्पी कि फेंस लगभग ये 100 किलोमीटर की जो बनाई जा रही है, इस पे ये भी याद रखना चाहिए कि भारत और म्यांमार का बॉर्डर कुछ 1650 किलोमीटर का है लगभग। उस 1650 किलोमीटर में एक बहुत बड़ा इलाका अभी भी सैकड़ों किलोमीटर का अनडिमार्केटेड है। जी। यानी भारत और म्यांमार ने तय नहीं किया है कि उनका बॉर्डर कहाँ है एग्जैक्टली। 1600 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर पे फेंस बनाने से रोक तो किसी भी चीज़ की नहीं आएगी। ऊपर से प्रॉब्लम यहाँ है कि बहुत पहाड़ी इलाका है, बहुत जंगली इलाका है। तो फिलहाल काम और सबसे शायद इसमें अहम बात ये है कि आज काम शुरू हुए तो 100 किलोमीटर फेंस बनाने में 2, 3, 4 साल लगेंगे। जी। उससे इमीडिएट सिचुएशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी जहाँ तक जम्मू कश्मीर और पंजाब की बॉर्डर फेंसिंग की बात है, पंजाब राजस्थान में जो बॉर्डर फेंस बनी थी वो तो प्लेन में निकलती है, तो फेंस पे कोई हमला करे या टनल बनाए या आगे पीछे कुछ करे तो वो बहुत आसानी से स्पॉट होते हैं। लेकिन फेंस से उग्रवादियों का आना जाना ख़त्म नहीं हुआ है। पंजाब में हमने देखा है कि पठानकोट और बाकी दहशतगर्द हमलों में फेंस के होने के बावजूद बहुत आसानी से ट्रेन्ड दहशतगर्द उस फेंस को काट पाए और निकल पाए। जम्मू कश्मीर में भी ये एक ओपन सवाल है कि उग्रवादियों का आना जाना क्या इस वजह कम हुआ है कि फेंस बना है, कि पाकिस्तान पे जो दबाव भारत ने और पश्चिमी मुल्कों ने लगाया उसके वजह दहशतगर्दों का आना जाना कम हुआ है। फेंस हर साल जम्मू कश्मीर में बर्फ़ के साथ गिरता है। अप्रैल मई तक फेंस बन पाता है और फिर दोबारा मतलब जब तक फेंस दोबारा खड़ा किया जाता है तो दोबारा बर्फ़ का टाइम हो जाता है। म्यांमार बॉर्डर पे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है, कीचड़ बहुत है, जंगली इलाका बहुत है, या फेंसिंग के और भी प्रॉब्लम होंगे। जी। और डेफिनेटली स्किल जो नारकोटिक्स ट्रैफिकर है या वेपन्स ट्रेडर है उनके लिए बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फेंस प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आम लोगों को ज़रूर वो आने जाने से रोकेगा,
लेकिन टेररिस्ट और वेपन ट्रैफिकर पे इसमें कोई रोक नहीं है। आपने इससे पहले फ्री मूवमेंट रजीम की बात की थी। हमारे मेंबर हैं सागर राव, पूछ रहे हैं कि फ्री मूवमेंट रजीम क्या है और भारत इसे समाप्त करने की योजना क्यों बना रही है? सागर, ये फ्री मूवमेंट रजीम इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं बॉर्डर पे रहते हुए, जिनके रिश्तेदार और किन्समैन जो उन्हीं उसी ट्राइब के हैं, उसी कम्युनिटी के हैं, बॉर्डर के दोनों साइडों पे रहते हैं। मीज़ो जैसे कम्युनिटीज़ हैं, सिर्फ मिज़ोरम में नहीं लेकिन आगे नागालैंड में और यहाँ मणिपुर में इनके किन वहाँ रहते हैं। अभी भी शादियाँ दोनों बॉर्डर के दोनों साइड पे होती हैं। तो बहुत पहले से ये फ्री मूवमेंट रजीम लगातार चले आ रहे हैं ताकि छोटा मोटा बॉर्डर ट्रेड चले जी। और लोग अपने रिश्तेदारों या किन के साथ भी अपने ताल्लुक लगातार बना पाएँ। पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारे बाधाओं के बिना सिर्फ एक लोकल पास बनवाना होता है, जिससे 16 किलोमीटर तक लोग दोनों पार फ्रीली जा सकते हैं और कुछ वक्त वहाँ बिता सकते हैं। अब मणिपुर में जब से हालत बिगड़ी है, तो मणिपुर में कुछ लोगों का ये कहना है कि फ्री मूवमेंट रजीम अब्यूज़ हो रहा है। म्यांमार से लोग यहाँ आके बस जा रहे हैं कुकी एरियाज़ में, और इसके वजह हालत वहाँ बिगड़ रही है। अ, इसके मतलब इस आर्गुमेंट में कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना वज़न है, क्योंकि ये फैक्ट है कि काफ़ी लोग बर्मा में जब भी हालत बिगड़ी है तो बॉर्डर के इस पार आके बैठ गए हैं। जी। अभी भी हम मिज़ोरम में देख रहे हैं कि बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आ गए हैं, और रेफ्यूजीज़ क्या, म्यांमार के हराए गए सैनिक जो है, जो इस वक्त बहुत हमले में है, वो भी भाग के मिज़ोरम में पनाह लिए हैं। परसों के दिन ही एक फ़्लाइट भेजी गई थी म्यांमार गवर्नमेंट की अपने सैनिक वापस लेने के लिए, जो क्रैश कर गई अनफॉर्चुनेटली एज़ॉल में। तो ये फैक्ट है कि रेफ्यूजीज़ लगातार आए हैं। यहाँ से भी एथनिक क्लैशेस और टेंशन्स के वजह लोग मणिपुर में मणिपुर से बर्मा भाग गए हैं कुछ वक्त के लिए। लेकिन ये नहीं लगता है कि ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के वजह कोई ऐसे बहुत बड़े तनाव बने हैं या कोई डिलिब्रेट पॉलिसी है लैंड कॉलोनाइजेशन की, जो आरोप मणिपुर में लगाया जा रहा है। मेरे विचार में कम से कम ये जो हम मणिपुर में देख रहे हैं, ये एथनिक प्रॉब्लम है, हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, ना कि बॉर्डर प्रॉब्लम। और फेंस बनाने से मानो कि फेंस सफल भी हो जाए, पर फेंस बनाने से ये एथनिक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। अगला सवाल रामेश्वर का है। बोल रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में केंद्रीय सुरक्षा बलों से लोगों की मदद करने का आह्वान किया, न कि केवल दर्शक बने रहने का। इसका क्या मतलब था? ये बीरेन सिंह साहब ने कई बार बोला है कि केंद्रीय फोर्स जो है वो शक्ति नहीं दिखा रहे हैं उन लोगों के साथ जिनको वो दहशतगर्द बुलाते हैं, और जो कई लोग समझते हैं कि वो कुकी कम्युनिटी और उनके ग्रुप्स की ओर इशारा कर रहे हैं। जी। अम, जो बीरेन सिंह और मेते कम्युनिटी ने जिन लोगों में कॉन्फिडेंस दिखाया है वो मणिपुर पुलिस है, और ख़ास तौर से मणिपुर पुलिस के जो कमांडोज़ कहलाए जाते हैं। अब ये कमांडोज़ जो मणिपुर पुलिस के हैं ओवरवेलमिंगली एक समुदाय के हैं, यानी मेते समुदाय के। और लेटेस्ट जो इंसिडेंट मोरे में हुआ, हमारे वहाँ रिपोर्टर सौरभ रॉय बर्मन भी हैं जिनने ग्राउंड से रिपोर्ट किया है। उनकी स्टोरी ज़रूर प्लीज़ टाइम निकाल के देखिए। उससे ये लगता है कि कमांडोज़ कुछ इलाकों में भेजे गए, और जब उनको नुकसान हुआ तो उन्होंने आम आवाम जो वहाँ की कुकी आवाम है उनके घरों पे हमला किया, घर जलाए, दुकान जलाए। ऐसे सिचुएशंस में केंद्रीय फोर्सेस के लिए हमेशा मुश्किल रहता है, क्योंकि दोनों समुदाय उन पे आरोप लगाते हैं कि वो बायस्ड हैं, और काफ़ी बार होता है कि एक बहुत डेलिकेट लाइन ट्रेड करनी होती है। हमने ये सांप्रदायिक दंगों में भी देखा है कई बार कि पुलिस पे आरोप लगाया जाता है, फिर डिमांड लगाया जाता है कि फ़ौज या
कोई बाहर की फोर्स भेजी जाए जो जी। दो समुदाय के बीच में कोई साइड ना ले। लेकिन डेफिनेटली मेरे ख्याल से हम केंद्रीय फोर्सेस से बात करेंगे तो वो कोई भी अफसर कहेगा कि वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों समुदाय के बीच में वो दीवार बनी रहे ताकि एक समुदाय दूसरे पे हमला ना कर पाए। जो अनफॉर्चुनेटली केंद्रीय बलों के कोशिशों के बावजूद अभी वहाँ हालत बन नहीं रही है कि स्थिरता आ पाई है। हमले अभी भी चल रहे हैं। अगला सवाल भी हमारे एक दर्शक का है, वो नहीं चाहते कि हम उनका नाम लें सवाल बोलने से पहले। वो पूछ रहे हैं कि म्यांमार से थाईलैंड तक हाईवे बनाने की भारत की योजना का क्या हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ महीने पहले कहा था कि काम 70% पूरा हो चुका है। क्या कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है? फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि जारी है, जबकि ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये हाईवे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से हमारे बहुत कम दर्शक जानते होंगे कि थाईलैंड में एक शहर होता था 16वीं शताब्दी में और उसके पहले भी 13वीं शताब्दी से, जिसका नाम था अयोध्या। और अयोध्या बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था थाईलैंड का। भारत से बहुत सारे ट्रेडर्स तमिलनाडु से लेके सिख कम्युनिटीज़ जो थे, बंगाल के ट्रेडर्स जो थे, वो सामान वहाँ ले जाते थे, वहाँ से सामान आता था। और वहाँ पर्शियन कम्युनिटीज़ भी थी। लगातार ट्रेड और कॉमर्स का एक रिश्ता रहा है। आज की तारीख भी लोग अगर थाईलैंड गए होंगे, बैंकॉक गए होंगे, तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ सिख समुदाय और सिंधी समुदाय के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, जो अंग्रेज़ों के टाइम और उसके पहले से वहाँ कॉमर्स कर रहे हैं। जब ये एशियन हाईवे नंबर 1 की बात हुई थी तो ये आइडिया था कि असम से बैंकॉक तक एक कंटिन्यूअस रोड रहेगा जिस पे अनइंटरप्टेड कॉमर्स दोनों तरफ से रहेगा, और वो प्री कॉलोनियल जो अंग्रेज़ों के पहले का ट्रेड रिश्ता था इस पूरे रीजन में वो बनेगा। अनफॉर्चुनेटली ये परिस्थिति ये बनी है कि जबकि भारत ने म्यांमार के मिलिट्री रेजिम से रिश्ता करीब रखा ताकि ये हाईवे बनते रहे और बॉर्डर पे हालत स्थिर रहे, वहाँ बढ़ते इंसर्जेंसी के वजह ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि इंसर्जेंट्स उनसे पैसे मांगते हैं। दूसरे हाथ पे चीन, जिसने अपने रिश्ते जनरल से मिलिट्री से अच्छे रखे लेकिन इंसर्जेंट से भी अच्छे रखे, चीन अपने प्रोजेक्ट्स और काम लगातार कर पा रहा है। उसने गैस पाइपलाइंस बना लिए हैं, मांडले तक ट्रेन लाइन खींचने की बात चल रही है, और लाओस से थाईलैंड भी एक ट्रेन लाइन बना लिया है। तो चीन ने दोनों पक्षों के साथ रिश्ते अच्छे रखे, अपना काम बीच में से निकाल लिया। हमने अनफॉर्चुनेटली एक पक्ष को समर्थन दिया जो अभी बहुत मुश्किलों में फंसा है, और हमारे काम भी उसके साथ रुक गए हैं। तो लग रहा है कि अब ये जो बॉर्डर पे फेंसिंग चलने की बात चल रही है और फ्री मूवमेंट रेजिम रोकने की बात चल रही है, कई एक्सपर्ट्स के दिल में ये बात है कि शायद भारत एक तरह से रास्ता खुला छोड़ दे रहा है चीन के लिए जी। और फ्री पास उनको एक मिल रहा है, जबकि हम पीछे हट रहे हैं। और अगर ये हो रहे हैं तो इसी वजह हो रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर पे अपने स्टेट में हालत ठीक तरह मणिपुर में संभाल नहीं पाए हैं। अगला सवाल नेहा का है। पूछ रही हैं कि मणिपुर में समुदायों के एथनिक क्लेंजिंग ने कुकी मेते विभाजन के दोनों पक्षों पर कुछ गहरे घाव छोड़े हैं। कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है आपका। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि कुकी आबादी और अलग अलग मीज़ो कम्युनिटीज़ जो थी, जो पहाड़ी कम्युनिटीज़ थी मणिपुर की, उनने पिछले दशकों में धीरे धीरे तरक्की की, और जो मणिपुर में प्लेन्स का एरिया है, वैली का एरिया है, वहाँ धीरे धीरे आके बसे। इसमें उनको एडवांटेज डेफिनेटली दो बातों का मिला। एक तो मिशनरी एजुकेशन हिल्स में बहुत पहले पहुँच गया था, और पहाड़ी इलाकों में बच्चे अंग्रेज़ी सीख पाए, मॉडर्न एजुकेशन के बेनिफिट्स उनको पहले मिले। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन का बहुत इकोनॉमिक
पे ऑफ होता है। वैली में मिशनरी एजुकेशन उतना नहीं हुआ जहाँ जी। ज़्यादा हिंदू आबादी है। दूसरी वजह ये थी कि हिल के पीपल को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला, आरक्षण का फ़ायदा मिला, जबकि वैली के मेते जो थे, जो मेते हिंदू हैं, उनके पास आरक्षण नहीं था। तो हिल्स के जो पहले से बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो थी, उनकी धीरे धीरे तरक्की हुई, और जब तरक्की हुई तो वो प्लेन्स एरिया में नेचुरली ज़मीन खरीदने लगे, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस खोलने लगे, कोचिंग सेंटर्स खुले, कई सारे बिजनेसेस खुले। और एक तरह से कहा भी जा सकता है कि जो मणिपुर में एथनिक डिवाइड है उसके पीछे एक आर्थिक वजह भी है कि मेते धीरे धीरे घबराने लग गए कि आरक्षण और पढ़ाई लिखाई से जो ताकतवर बन गए थे हिल पीपल, वो उनको प्लेन्स में भी बैकवर्ड कर देंगे, दूसरी जगह पे छोड़ देंगे। तो आर्थिक तरक्की जिससे मजबूती पूरे समाज में आनी थी, उससे कड़वापन और विवाद पैदा हुआ। अब ये वायलेंस के बाद लगभग मणिपुर में 100% एथनिक क्लेंजिंग हो गई है। प्लेन्स के इलाकों से कुकी जो है वो पूरी तरह भगाए गए हैं, और हिल के में जो थोड़े बहुत मेते लोग थे, या बॉर्डर के, मतलब हिल और प्लेन्स के बॉर्डर के एरिया में जो मेते लोग थे जी। वो वहाँ से भगाए गए हैं। दोनों कम्युनिटी अपने अपने गढ़ों में पहुँच गए हैं। अब कुछ लोगों ने सोचा था कि ये बंटवारा होने से, ये पार्टीशन होने से मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इससे कड़वापन बढ़ा है। जो कुकी पहाड़ में है वो देखते हैं कि उनके जो एसेट्स थे, रिसोर्सेज थे, बिजनेसेस थे वैली में, वो बंद हो गए हैं। और जो मेती प्लेन्स में है वो अपने आप को हमले के खतरे में हर वक्त महसूस करते हैं। तो दोनों कम्युनिटीज़ में लगातार अग्रेशन चल रहा है, गोलीबारी चल रही है। दोनों कम्युनिटीज़ के अपने अपने इंसर्जेंट ग्रुप हैं, और कुछ लोग, मतलब मणिपुर पुलिस के कमांडो को भी एक तरह से मेते कम्युनिटी के इंसर्जेंट ग्रुप ही समझेंगे। बात सही हो सकती है या गलत हो सकती है, लेकिन ये कुकी कम्युनिटी में परसेप्शन है। तो कड़वापन और डिवीज़न लगातार बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से इस हालत का सल्यूशन ज़्यादा सेना बल वहाँ बढ़ाने से नहीं हो सकता है। सियासी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए लीडर्स को दोनों पक्षों में। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पॉलिटिक्स भी बटा हुआ है समुदायों के साथ, किसी भी नेता का कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं है जिम्मेदारी दिखाने का। उल्टा, जैसे हम बाकी भारत में देखते हैं, जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ते हैं तो नेता उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जी। यहाँ भी वही हो रहा है। और मेरे ख्याल से जब तक अब अजीब बात यह है कि दोनों समुदाय के लीडर भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, तो मेरे ख्याल से जब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप थोड़ा वहाँ दोनों कम्युनिटीज़ के लीडरों के साथ डंडा ना चलाए, बिल्कुल। इस मामले का कोई हल नहीं है, और इससे भारत का नुकसान बहुत होना है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। शो के अंत होने से पहले आपको बता दूँ कि जिन रिपोर्ट्स की प्रवीण ने बात की, हमारे कलीग जो हैं, सहकर्मी हैं सौरभ, उनकी रिपोर्ट्स की, उनकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो अगर आप चाहें तो वो उनके रिपोर्ट्स भी ज़रूर देखें और पढ़ें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।